हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट इस वीडियो से पहले अगर आपने अभी तक एंगुलर के सेटअप की वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले देख लीजिए। अगर आपको सेटअप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी इशू आ रहा है तो आप फटाफट मुझे कमेंट में बताइए, मैं अभी साथ के साथ उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। बट वो वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बिना ये वाली वीडियो बिल्कुल बेकार है। आप देखो ही मत, बंद कर दो इसको अभी। और जिनका सेटअप कंप्लीट हो गया है ना, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार जब हम एंगुलर का नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, एनजी न्यू प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं और वहाँ पे हमारी बहुत सारी फाइलें क्रिएट हो जाती है। अब कौन सी फाइल क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैकेज डॉट जेसन क्या है, टीएस कॉन्फिग क्या है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर केवल आप तभी दे पाओगे जब उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज है। तो आज के इस वीडियो में हम एंगुलर के फाइल स्ट्रक्चर और कौन कौन सी फाइलें उसमें अवेलेबल होती है और क्या क्या उसका वर्क होता है उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आपके ना एंगुलर के बेस को एकदम क्लियर कर देगा, एकदम परफेक्ट बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम ना VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ये हमने कर लिया VS कोड और इसमें हमने ओपन कर लिया प्रोजेक्ट। जिसको अगर VS कोड में प्रोजेक्ट को ओपन करना भी नहीं आता ना, बहुत ईजी है। आपको जस्ट न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और जिस लोकेशन पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ना, आपको केवल उस लोकेशन पे जाके वो फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने टेस्ट ऐप क्रिएट किया होता और इस पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये मल्टीपल फाइल और फोल्डर बने हुए हैं, हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला फोल्डर आता है हमारा VS कोड। ये केवल तभी बनेगा जब अगर आप VS कोड पे काम कर रहे हो। अगर आप दूसरे टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहे हो ना, तो माइट भी ये फोल्डर ना बने। तो ये हमारा क्या होता है ना, VS कोड से रिलेटेड आप जो भी सेटिंग सेटअप करते हो वो वाली सेटिंग इसके अंदर कन्फिगर हो जाती है। जब हम VS कोड पे काम करते हैं ना, तो हम अपनी कुछ सेटिंग बना लेते हैं कि मेरा ना फ़ॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, लेफ्ट साइड में कोड दिखना चाहिए, राइट साइड में उसकी डिटेल दिखनी चाहिए। तो आप जो भी सेटिंग VS कोड में करते हो ना, वो सारी की सारी यहाँ पे कन्फिगर हो जाती है। आपके मन में क्वेश्चन आता है कि जब ये सारी सेटिंग केवल VS कोड के लिए है तो इसने इसको जेसन्स में रखा क्यों है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप इस मशीन पे काम कर रहे हो, आपकी मशीन एक करप्ट हो गई तो आप दूसरी मशीन पे जाओगे, वहाँ पे क्या होता है ना, आपको सेम सेटिंग बार बार करनी पड़ेगी, फिर से करनी पड़ेगी। तो उस इशू से बचने के लिए ये यहाँ पे जेसन्स में सारी सेटिंग को रखता है। आप जैसे ही ये प्रोजेक्ट उठा के उसमें मूव करोगे, आइदर गिटहब का यूज करो या कैसे मैनुअली भी करो, तो ये सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली वहाँ पे कन्फिगर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये VS कोड का फोल्डर बन जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सेकंड नंबर पे नोड मॉड्यूल्स। एंगुलर को रन करने के लिए ना हमें बहुत सारी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। वो सारी लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल होके नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर चली जाती है। ये फोल्डर कब बनता है, जब आप अपने प्रोजेक्ट पे npm इंस्टॉल चलाते हो ना। जैसे ही npm इंस्टॉल चलाते हो, ये नोड मॉड्यूल फोल्डर वहाँ पे बन जाता है और सारी जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है वो इस फोल्डर के अंदर आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। अगर आपको लाइब्रेरीज में कोई इशू आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे काम कर रहे थे, उसमें कोई इशू आ रहा है, उसको डिबग करना होगा, तो ये आपकी उसमें हेल्प कर सकता है। तो इससे आप दूसरों की लाइब्रेरी जो आप यूज कर रहे हो उसको भी डिबग कर सकते हो। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर आ जाता है पब्लिक में सिर्फ हम आइकन यूज करते हैं। जो आपको हेडर पे ऊपर एक फैब आइकन दिखता है ना, मोस्टली वो यहाँ पे रखते हैं। इसको आप एसेट्स में भी रख लेते हो, लेकिन इसने एंगुलर ने जो स्ट्रक्चर बना रखा है उसके अकॉर्डिंग ये पब्लिक के अंदर ऐड कर रहा है क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। इसके बाद आता है हमारा सबसे मेन फोल्डर जिसका नाम होता है SRC ना आपकी बैकबोन है। सारा जितना भी कोड आप एप्लीकेशन से रिलेटेड लिखोगे वो सारा का सारा इसके अंदर जाएगा। तो अभी हम जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एक होता है हमारा F, एक होता है इंडेक्स, एक होता है main.ts, एक होता है style.less। तो सबसे पहले हम style.less के बारे में बात कर लेते हैं। style.less के अंदर आपकी जो भी रूट लेवल की CSS आप लिखते हो, जो आपके एंटायर एप्लीकेशन में हर कंपोनेंट पे यूज हो सकती है, उसको हम यहाँ पे style.less के अंदर रख लेते हैं, जो कॉमन होती है, राइट। इसके बाद आता है main.ts। main.ts सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एप्लीकेशन का क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ से ही एंगुलर का कंपाइलर एप्लीकेशन को रन करना स्टार्ट करता है। अब इसके अंदर आपको कुछ लाइन ऑफ कोड दिखेगा, केवल स्पेसिफिक 3-4 लाइनों का कोड होता है, यही रहता है। हम इसमें कभी मॉडिफिकेशन भी नहीं करते हैं अनटिल अनलेस आपको
एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन लेवल कोई चेंज ना करना पड़ जाए। सो यहाँ पे आता है सबसे पहले इंपोर्ट्स। सो ये इंपोर्ट्स है, इनके बारे में अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आता है तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी डिपेंडेंसी आप इस फाइल में यूज़ कर रहे हो, जो भी यूटिलिटी फंक्शंस आप इस फाइल में यूज़ कर रहे हो, उनको हमें इंपोर्ट करना होता है, उससे उसकी डेफिनेशन मिल जाती है। और उसके बाद लाइन नंबर 5 पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जब रन होगी तो वो क्या करेगी। तो अगर आप इस पे होवर करोगे तो ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला है रूट कंपोनेंट और सेकंड है ऑप्शंस। ऑप्शन जो है ऑप्शनल है, आप उसको दे भी सकते हो, आप उसको मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एंगुलर 18 से पहले किसी वर्जन पे काम कर रहे थे तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन में आपको ऐप मॉड्यूल दिखेगा इंस्टेड ऑफ ऐप कंपोनेंट। ये एड ऑन उन्होंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि अब वे बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट को प्रेफरेंस देने लगे हैं। और जब आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाते हैं तो वो एक मॉड्यूल की तरह काम करता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो इसके बाद आता है index.html, जिसमें आपका रूट लेवल का HTML कोड लिखा जाता है। इसमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करते हैं। लाइन नंबर 11 पे आप देखोगे app-root ये कंपोनेंट है जिसको हमने इसके अंदर कॉल कर दिया है। अब अगर आपको कभी भी चेंज करना है तो आप केवल इस लाइन पे जाके चेंज करोगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा हम कोई चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारा ऐप फोल्डर का। सो ऐप फोल्डर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है। जो भी आप अपना कोड लिखोगे, जो भी कंपोनेंट्स लिखोगे, डायरेक्टिव लिखोगे, मॉड्यूल लिखोगे, सब ऐप फोल्डर के अंदर ही जाएगा। तो जो भी आप कस्टम कोड अपनी एप्लीकेशन में ऐड करोगे वो सारा का सारा इस फोल्डर के अंदर जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है app.route.ts, app.config.ts, app.component.ts, spec फाइल, लैस फाइल एंड HTML फाइल। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन में राउटिंग यूज कर रहे हो तो उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी तो app.route में आपकी वो चली जाएगी। इसके बाद नंबर आता है हमारा app.config.ts। ये फाइल हमें एंगुलर 18 में देखने को मिलती है, उससे पहले हमें ये फाइल देखने को नहीं मिलती थी। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें लाइन नंबर 1, 2 एंड 4 ये इंपोर्ट्स है, जो आपको पता लग ही गया है कि जो भी डिपेंडेंसी आपको यूज करनी है तो उनको हमें इंपोर्ट करना होता है। अब लाइन नंबर 6 से अगर आप देखोगे तो हमने क्या कर रखा है, app.config को इंपोर्ट कर रखा है। एंगुलर 18 में इन्होंने चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया है, जिसको यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरीके से रजिस्टर किया हुआ है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हम केवल हाई लेवल फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। बट जो ये कॉन्फ़िग आपने बनाई है, इसका यूज़ कहाँ पे किया है, इसका यूज़ हमने किया है main.ts में। यहाँ पर तो हमने एक वेरिएबल वहाँ पे बनाया, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और उसका यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया। तो app.config का हमारा हो गया। सो उसके बाद हमारी आती हैं 4 फाइलें। ये चारों फाइलें आपस में इंटर रिलेटेड है, ये कंपोनेंट स्पेसिफिक फाइलें हैं। कंपोनेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी के केस में आप देखो कि जो app.component.html होती है उसके अंदर आपका HTML स्पेसिफिक कोड लिखा जाता है। जब आप कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हेडर बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड HTML से रिलेटेड कोड सारा .html फाइल में लिखा जाएगा, app.component.html में, राइट। अगर उससे रिलेटेड कोई भी CSS आपको लिखनी है तो app.component.less के अंदर आप मूव कर सकते हो। अगर अभी आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सारी CSS इन्होंने इंटरनल स्टाइल टैग बना के वहाँ पे कर दिया, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ये सारी CSS यहाँ से कट कर लोगे, ये मैं क्या करता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टाइल तक, और ये मैंने कर दिया यहाँ से मूव कट, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेपरेट ऑफ कंसर्न कर दिया कि भाई CSS मेरी यहाँ पे रहेगी, HTML कोड वहाँ पे रहेगा। तो ये बेसिकली सेपरेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है spec.ts। spec.ts में हम जो भी टेस्ट केसेज होते हैं जैस्मिन के, वो सारे यहाँ पे लिखते हैं कि आपके कंपोनेंट में जो भी आप फंक्शनैलिटी लिखते हैं उनको हमें टेस्ट करना होता है लाइन बाय लाइन, यूनिट बाय यूनिट। उसके लिए हम ये टेस्ट केसेस लिखते हैं, स्पेक फाइल्स का यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद हमारा मेन आता है app.component.ts। सो TS फाइल जितना भी हमारा बिजनेस लॉजिक होता है वो सारा का सारा हमारा यहाँ पे राइट होता है। जैसा बटन क्लिक पे आप डेटा को लेके आना चाहते हो, बटन क्लिक्स पे आप कुछ मैसेज दिखाना चाहते हो, वो सारा का सारा बिजनेस लॉजिक आपका TS फाइल में रखा रहता है। अगर आप इस TS फाइल में देखोगे तो यहाँ पे आपके इंपोर्ट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे @component, इसको बोलते हैं हम डेकोरेटर। तो जब भी आप कोई कॉम्पोनेंट बना रहे हो तो उसमें @component आपको लिखना मैंडेटरी है,
राइट। इसमें कुछ पैरामीटर जाते हैं, जैसा लाइन नंबर 5 पे आप देख रहे हो सेलेक्टर। तो ये सेलेक्टर क्या है, मैंने आपको index.html पे दिखाया था कि वहाँ पर f-root नाम से एक एट्रीब्यूट पड़ा हुआ था, राइट, HTML एलिमेंट पड़ा हुआ था। वो हमने कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एज ए सेलेक्टर। इंपोर्ट्स में आप जो भी डिपेंडेंसी होती है वो यहाँ पे इंपोर्ट्स कर सकते हो, राइट। उसके बाद टेम्पलेट URL आ जाता है और उसके बाद स्टाइल URL आ जाता है। टेम्पलेट URL में HTML का पाथ देते हैं और स्टाइल URL में आपका CSS से रिलेटेड पाथ दे देते हैं। और यहाँ पे जस्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया है। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही है इस वाली फाइल में। तो उसके बाद हमारा ऐप फोल्डर पूरा कवर हो गया, SRC पूरा कवर हो गया। उसके बाद आते हैं एडिटर कॉन्फ़िग। एडिटर कॉन्फ़िग हमारा ये भी आपका स्पेसिफिक टू एडिटर है। जो भी आप VS कोड ओपन किया हुआ है, जब भी आप टाइप कर रहे हो, आप चाहते हो कि जैसे ही मैं सेव करूं डबल कोट्स से सिंगल कोट्स में कन्वर्ट हो जाए, या जब भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप गूगल करोगे editorconfig.org को ओपन करोगे तो यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी, जस्ट आपको उसमें ऐड ऑन करने हैं। इसके बाद आता है हमारा गिट इग्नोर। जब भी आप अपनी फाइल को किसी सोर्स कंट्रोल में लाइक गिटहब पे चेक इन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ फाइलों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये केवल ना लोकल के लिए, हम इसको चेक इन नहीं करने देंगे। क्योंकि सर्वर पे अगर आप सारी फाइलों को चेक इन करोगे तो वहाँ पे एक तो स्पेस बढ़ेगा, दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, जो भी बंदा उसको डाउनलोड करेगा हो सकता है उसके लिए यूजफुल ना हो। अभी के लिए अगर मैं एक केस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा नोड मॉड्यूल फोल्डर है। अगर मैं नोड मॉड्यूल को एक्सपेंड करता हूँ ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा ओ ये तो बहुत सारी फाइलें हैं। अगर आप इनको चेक इन करोगे ना तो ये काफ़ी टाइम लेगा और स्पेस भी काफ़ी कंज्यूम करेगा, राइट। और हो सकता है ये आपकी ओल्डर डिपेंडेंसी हो जिसको आप अपडेट करना भूल गए हो, जो कि एक इशू क्रिएट कर सकता है, राइट। इसलिए हम जिस फाइल को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना सर्वर पर चेक इन करने से, वो आप गिट इग्नोर में डाल सकते हो। आप लाइन नंबर 10 पे देख सकते हो, हमने ऑलरेडी इसको नोड मॉड्यूल फोल्डर को गिट इग्नोर फाइल में डाल दिया है। तो अगर मैं इस फोल्डर के अंदर कोई भी चेंज करता हूँ ना तो ये उसको चेंज में कंसीडर नहीं करे, चेक इन के लिए दिखाएगा भी नहीं। इसके बाद आता है angular.json। सो एंगुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी यहाँ पर जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक जेसन दिखेगा लंबा चौड़ा सा। इसको हाई लेवल पे हम देखते हैं। सबसे पहला स्कीमा होता है, ये स्कीमा ना एंगुलर का स्कीमा होता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं। इसके बाद आता है वर्जन। वर्जन में आप अपनी एप्लीकेशन का वर्जन रख सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट्स आता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट्स ये यहाँ पे एरे डिफाइन किया हुआ है। लाइन नंबर 6 पे जो आपको दिखेगा ये आपकी एप्लीकेशन का नाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया है, टेस्ट-ऐप क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट-ऐप। उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया है, प्रोजेक्ट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन, राइट। आप एंगुलर के अंदर लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइप आ जाएगा लाइब्रेरी। सो इसके बाद नंबर आता है हमारा सेमेंटिक्स का। सेमेंटिक्स क्या होता है, एंगुलर से रिलेटेड मेटा डेटा होता है। जैसा कि आप इस प्रोजेक्ट में लैस का यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ द सैस, तो जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगर किया हुआ था तो वो कहाँ पे डिफाइन है, लैस। अगर आप चाहते हो कि अब मैं लैस यूज़ नहीं करना चाहता, मैं सैस यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप इस लाइन पर आकर उसको चेंज कर दो और आपका उसके बाद सैस कंसीडर करने लगेगा। आपको कंपाइल के लिए सैस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है रूट। ये प्रीफिक्स दिया हुआ है। प्रीफिक्स आपका जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये वाला प्रीफिक्स यूज़ करता है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कंपोनेंट बना रहे हो, जैसा TCS के लिए लगा रहे हो, तो यहाँ पे आप TCS लिख दो। जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करोगे ng न्यू कंपोनेंट, तो उसका प्रीफिक्स TCS रख देगा। इसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्ट आ जाता है, यहाँ पे बिल्ड आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आउटपुट पाथ। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो ना तो उसका जो कंपाइल कोड होता है उसका पाथ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कोड केवल वहाँ पे ही जनरेट होगा। index.html के लिए आ जाता है, ब्राउजर main.ts आ जाता है। पॉलीफिल, हमारे डिफरेंट ब्राउजर ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कोड सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम उनके लिए पॉलीफिल्स लिखते हैं, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी मेन पॉलीफिल john.js को कर दिया है, पहले आप यहाँ पे polyfill.ts का यूज करते थे। ts कॉन्फ़िग हो गया, यहाँ पे एक कॉन्फ़िग फाइल दे दी
और स्टाइल्स एंड स्क्रिप्ट्स, ये दोनों सेक्शन तब यूज होते हैं जब आप थर्ड पार्टी टेम्पलेट को अपने में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो जो CSS का पार्ट होता है वो आपका लाइन नंबर 35 पे चला जाता है और जो JS वाली डिपेंडेंसीज होती है उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने एडमिन LT को एंगुलर के साथ इंटीग्रेट किया था, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आ जाता है प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन क्या है? जब आप प्रोडक्शन की बिल्ड बनाते हो ना, तो उस पर जो कॉन्फ़िगरेशन लोड होती है वो यहाँ से लोड होती है। जैसा मैक्सिमम वार्निंग साइज, सो फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल लिखी, उसके अंदर 500 KB से ज़्यादा का कोड लिख दिया तो फेल हो जाएगा और बिल्ड नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे थ्रेशोल्ड दे रखा है 500 KB का। मैक्सिमम एरर कब आने लगा है? जब 1 MB हो जाएगा आपका किसी भी फाइल का, राइट। तो ये बजट हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप यहाँ पे दे सकते हो। ये वाली जो सेम सेटिंग आपने यहाँ पे दी हुई है, ये वाली सेम सेटिंग आप डेवलपमेंट के अंदर भी दे सकते हो। और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी प्रोडक्शन दे रखी है उन्होंने, और फिर ये यहाँ पर टेस्ट से रिलेटेड सेटिंग दे रखी है। जो सेम सेटिंग आपने वहाँ पे की हुई है, सेम सेटिंग आपने यहाँ पे भी करनी है। पैकेज.json एक जेसन फाइल होती है जो आपकी डिपेंडेंसीज को मेंटेन करके रखती है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज हो रही है। सो यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे आपको दिखेगा नेम, ये होता है आपका एप्लीकेशन का नेम। लाइन नंबर 3 पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन का वर्जन, मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद आता है स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे हम सारी कमांड्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे आपको npm start से आपका ng-serve चल जाता है, आपका npm test रन करोगे तो टेस्ट केसेस चला देगा। प्राइवेट आ गया, यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद डिपेंडेंसी, तो ये सारी डिपेंडेंसी आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन रन करने के लिए यूज होएगी। अगर आपको कल को एक्सेल डाउनलोड से रिलेटेड कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो आप यहाँ पे लाइन नंबर 23 के बाद अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे होता कैसे है, सिंपली आपको क्या लिखना होता है, पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा XLX। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पैकेज यूज़ कर रहा हूँ XLX का, और उसके बाद आपको कोलन ऐड करना है और उसके बाद उसका जस्ट वर्जन लिखना है कि मैं 2.0.0 यूज़ कर रहा हूँ। आपको पहले यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद npm इंस्टॉल चला देना है, तो पैकेज आपकी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज है जो केवल आपको डेवलपमेंट के टाइम पे ही चाहिए, आपको प्रोडक्शन लेवल पे नहीं लेके जाना उनको, है ना। जैसे आपको यूनिट टेस्ट केसेज है, उनको रन करना है, तो आप उनको प्रोडक्शन पे क्यों लेके जाओगे, आपको केवल में डेवलपमेंट के लिए ही चाहिए। तो उनकी सेटिंग्स और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस और उनकी डिपेंडेंसीज आप डेव डिपेंडेंसीज में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्मा है, जैस्मिन है, ये क्या है, ये टेस्ट केसेस से रिलेटेड है। टाइप स्क्रिप्ट है, क्योंकि अगर एक बार आपका बिल्ड हो गया तो टाइप स्क्रिप्ट तो ख़त्म, क्योंकि ब्राउज़र तो आपका जावा स्क्रिप्ट ही समझता है, इसलिए ये डेव डिपेंडेंसी में गया हुआ है। तो समझ में आ गया, क्लियर है। सो उसके बाद नंबर आ जाता है हमारा package-log.json का। सो ये नोड के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फाइल होती है। ये हमारी डिपेंडेंसीज के स्पेसिफिक वर्जन को मेंटेन करके रखता है जब भी आप उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट पे बिल्ड करना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल आपने अपने लोकल पे npm इंस्टॉल चलाया और उस टाइम पे एंगुलर का वर्जन था 16.2.1, बट अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे लेके जाओगे और वहाँ पे उसके माइनर और पैच में अगर कोई चेंज हो गया, राइट, जब तक चेंज हो गया और npm इंस्टॉल चलेगा तो वहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस है। बट विद द हेल्प ऑफ package-log.json वो केवल एंगुलर का जो वर्जन आपने लोकल पे इंस्टॉल किया था वही वर्जन मेंटेन रखेगा और केवल वहाँ पे वही वाला वर्जन इंस्टॉल करेगा। तो इसलिए आपका package-log.json का यूज होता है। readme.md ये आपका गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें हम केवल इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं। जब भी आप नए प्रोडक्ट को क्लोन करना चाहते हो तो वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि सबसे पहले आपको ng-serve चलाना है, npm इंस्टॉल चलाना है, फिर ng-serve चलाना है, बिल्ड के लिए ये करना है, राइट। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हम वहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद हमारा आता है tsconfig.app.json। ये हमारा क्या होता है, जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट, चूँकि आपको पता है कि एंगुलर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट बेस फ्रेमवर्क है, राइट। तो टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर को रन करने के लिए हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन हमारी सारी की सारी tsconfig.json में राइट होती है। इससे पहले हम ना tsconfig.json के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन नंबर 4 पर लिखा हुआ है कंपाइल ऑन सेव फॉल्स। सो ये जो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी TS कंपाइलर के लिए यूज़ होती है।
राइट, कि हमारा जब भी हम कोड को कंपाइल करेंगे उसका आउटपुट कहाँ पे जाएगा, स्ट्रिक्ट मोड ट्रू है या फॉल्स है, राइट। अब हमें कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए एंगुलर के प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, tsconfig.app.json फाइल बनाई, जिसमें हमने लाइन नंबर 4 पे एक्सटेंड कर लिया tsconfig को। सो जितने भी फीचर हमने, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी हुई थी, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली इस वाले में एक्सटेंड हो गई, इंक्लूड हो गई। उसके बाद हमारा यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे ऑप्शन आता है कंपाइलर ऑप्शंस। सो कंपाइलर ऑप्शंस में बेसिकली हमने आउटपुट डायरेक्टरी का यूज़ किया हुआ है, वही डायरेक्टरी आपने सिंपली यहाँ पर भी यूज़ की थी। अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हो, जैसा इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, तो चेंज आप यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली हम इसमें ज़्यादा चेंजेस करते नहीं हैं, ये सिस्टम जनरेटेड फाइल होती है। उसके बाद आता है फाइल्स। फाइल्स में हम मोस्टली उन फाइलों को फाइल्स में हम बेसिकली उन फाइलों को ऐड करते हैं जो हमारी मेन एंट्री पॉइंट होती है, जैसा main.ts आपके प्रोजेक्ट की बैकबोन है, आपका एंट्री पॉइंट वहाँ से ही है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसके बाद इंक्लूड्स में हम उन फाइलों को ऐड करते हैं जिनको हम कंपाइल करना चाहते हैं। कॉन्फ़िग फाइल हमने एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन करने, कंपाइल करने के लिए बनाई थी। सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने यूनिट टेस्ट केसेस के लिए बनाई हुई है, राइट। यहाँ पे हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, एक्सटेंड कर लिया है, कंपाइल कर लिया है। इस बार हमने किसको कंपाइल किया है, स्पेक्स को कंपाइल किया हुआ है। टाइप्स में हमने जैस्मिन दे दिया, क्योंकि हम जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं जैस्मिन में लिखते हैं। इंक्लूड में हमने जितनी भी स्पेक्स फाइल होंगी केवल उन्हीं को इंक्लूड करेगा। तो ये वाली सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये दोनों फाइलें आपको कहाँ पे दिखेगी, angular.json के अंदर। यहाँ पर जो भी टेस्ट केसेस वाली फाइलें थी उसमें आपको दिखेगा tsconfig नाम से एक प्रॉपर्टी थी, और वहाँ पे हमने इस जेसन को यूज़ किया हुआ था। अगर आप बिल्ड से रिलेटेड देखोगे तो ये सेम फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये आपका कोड से रिलेटेड, एंगुलर एप्लीकेशन जब बिल्ड होगी तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से उठा रहा है, इस वाली फाइल से, इसलिए हमने ये यहाँ पर डिफाइन कर दी थी। तो अभी एंगुलर 18 में इन्होंने फाइल का स्ट्रक्चर काफ़ी मॉडिफाई कर दिया इन कंपैरिजन ऑफ एंगुलर 16 और उससे पुराने वर्जन 17 में भी सेम ही था। अगर आप एंगुलर के पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो, लाइक एंगुलर 16, 14, और उसका फाइल स्ट्रक्चर डिफरेंट था, वहाँ पर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो उसको आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं साथ के साथ उस पर रिप्लाई करूँगा। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि एंगुलर का सेटअप कैसे करते हैं, और एंगुलर का फाइल स्ट्रक्चर क्या है, और एंगुलर के साथ किसी भी टेम्पलेट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आपने वो टेम्पलेट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि हम रियल टाइम कंपोनेंट्स क्रिएट करने जा रहे हैं अगली वीडियो में, जैसा कि हेडर, लॉगिन पेज, और वो होगा आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, और फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।